इंडिया कहाँ स्टैंड करता है दुनिया के सामने? I think India has taken a leap ahead, right? So actually they are earning money from energy generation rather than spending money. क्या क्या चैलेंजेस हैं? One is availability of land. दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो पूरी जिंदगी एक काम भी ढंग से नहीं कर पाते, और एक वो जो एक ही जिंदगी में कई काम ढंग से कर जाते हैं या कहीं की छा जाते हैं। मेरे अगले मेहमान जो है वो कुछ ऐसे ही हैं। नाम तो उनका आपने सुना ही होगा, राहुल। वाइस प्रेसिडेंट है जिंदल रिन्यूएबल के। हाय शुभांकर, कैसे सर आप? बिल्कुल बढ़िया। जैसा कि हमने शुरुआत की कि कुछ लोग एक काम ढंग से नहीं कर पाते। आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है आपने कई काम कर लिया जीवन में। ट्राई बहुत किया है, सब कुछ किया है जिंदगी में। आई हैव ऑलवेज बीन अ बैक बेंचर स्टार्टिंग, इसीलिए शायद थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट मारने पड़े, इसीलिए शायद ज़्यादा फील्ड्स एक्सप्लोर करनी पड़ी। बट काफ़ी जल्दी एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि एक इफ़ एनीथिंग इज़ लॉजिकल देन अप्रोच इट लॉजिकली एंड देन यू विल बी ओके, यू विल बी फाइन। आई थिंक दैट्स व्हाट इज द मंत्रा विच आई हैव बीन फॉलोइंग अप। नहीं, बट जिंदल में अगर आप वीपी बन जाते हैं तो मेरे को फिर वो कहावत याद आ रही जो लोग कहते हैं ना कि बैक बेंचर्स ही हमेशा बॉस बनते हैं। क्या कहानी होती है बैक बेंचर्स की, क्यों बॉस बन जाते हैं? क्योंकि पढ़ने लिखने वाले जो टॉपर्स होंगे वो आपके यहाँ एम्प्लॉइज होंगे। बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल कई बार हो जाता है ये चीज़। आई थिंक शायद थोड़ा एफर्ट ज़्यादा मारने पड़ते हैं, या थोड़ा जुगाड़ू ज्यादा होते हैं, या जुगाड़ू ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स सोच लेते हैं। करेक्ट। थोड़ा हर चीज़ में, इन बिजनेस भी अगर आप जो भी बोलिए, बिजनेस इज नथिंग बट जुगाड़ फिटिंग राइट इन द प्लेस, राइट। एंड अगर आप वो कर पाते हैं तो नथिंग लाइक इट। एंड दैट्स व्हाट आई थिंक, इस वजह से शायद थोड़ा सा वो जो बैक बेंचर्स हैं या हु इज थिंकिंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज देयर इन द टेक्स्ट बुक्स, आई थिंक दैट दे मे सक्सीड। मे बी दैट माइट बी द रीज़न। मेरा सिंपल सा फंडा रहता है कि किसी चीज़ को अगर मैं सिंप्लीफाई कर पाऊँ, नथिंग लाइक इट, अगर सिंप्लीफाई हो जाता है, मैं समझ पाता हूँ तो मैं आगे समझा पाता हूँ। आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई एम फॉलोइंग अप। आपके मॉम डैड बहुत रोमांटिक थे आप। मैं भी, क्योंकि ये नाम जो राहुल आपने राहुल नाम तो सुना ही होगा। बिल्कुल। सो इसके पीछे भी आई थिंक आई वुड से काफ़ी कहानियाँ हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हुई हैं। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मेरे कैंपस में ऑलमोस्ट 3-4 राहुल्स होते थे, एंड राहुल छोड़िए, राहुल जैन्स होते थे। तो इनफैक्ट देयर इज अ स्टोरी कि MBA के, दैट वाज द फर्स्ट डे ऑफ माय स्कूल, MBA स्कूल. There were 2 Rahul Jain sitting in the same class. Apparently, one was in section A, another one is section B. And during the roll call, it was Rahul Jain, and both of us picked up our hand. In fact, supposedly I was in the wrong class, which I found out later. And that became, let's say, a saying. Apparently, junior batch maybe then there was a Rahul Jain. So during the, let's say, all the events, cultural events, so we used to say, so I was Rahul Jain B, he was Rahul Jain A, and that's how we got classified. सुपर, शाहरुख खान के साथ फैन भी हो गए। एनीवेज, आपने शुरुआत फाइनेंस से की थी जी? क्यों की थी? सो आई थिंक एट दैट पॉइंट, एज आई सेड, ज़्यादा उस समय सोचा नहीं था। माय फादर वाज फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड. I have seen finance, let's say his mindset, his way of working. I think that drove me towards finance. Numbers मुझे शुरू से पसंद थे, but yes, let's say numbers, एक accounts होता है, एक finance होता है. I was more towards finance. So उसमें ज़्यादा दिमाग लगाया. मैथ्स अच्छी नहीं थी? मैथ्स बहुत अच्छी नहीं थी, to be frank enough. Numbers अच्छे थे, मैथ्स अच्छी नहीं थी. It's very complicated. Right. बड़ी महीन सी लकीर है ये. That's true. ओके, तो 12th में कैसे मार्क्स थे आपके? ओह, मत पूछिए, बेटर है, बट ये बहुत सारे बच्चे अपने मार्कशीट को लेके परेशान होंगे, तो आई वांट कि उनको पता लगे। नो, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। सो कि कम नंबर पे भी आप वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। नो, सो या, इनफैक्ट उस समय लगता था कि आई थिंक आई स्कोर्ड व्हाट, इट वाज डेफिनेटली लोअर देन 80%, बट उस टाइम पे आई वाज फ्रॉम अ स्मॉल टाउन. कॉलर चौड़ी करके मैं ऊपर करके मैं दिल्ली आया था in to get an admission in Delhi University. यहाँ पे आके मुझे सब पता चल गया था कि अच्छा, there are hundreds of guys with 90% 90 percentiles. I was here with around 70, 72, 75% roughly percentage marks. And yeah, so
that's what कल आपके had शहर got के transferred. मोदी नगर के एक और गेस्ट हमारे पास थे, Right, I heard, correct. वो आईटी दिल्ली से थे. बिल्कुल, बिल्कुल. One of my, I would say, unsaid mentors. I have been following him very, very closely. यानी उस स्कॉलर Right. आईटी दिल्ली से, बीटेक आईटी दिल्ली से हम. Correct. इट्स सो ब्यूटीफुल कि आप दोनों एक ही प्रोसेस में काम कर रहे हो और एक तरह के काम कर रहे हो, अलग अलग मार्कशीट लेकर. बिल्कुल. सो ये फाइनेंस से जब आप इधर आए एनर्जी में, क्या मोटिवेशन था, क्या रीजन था? It happened completely by chance. Completely by chance. I was all into transition advisory, consulting, corporate finance, hardcore corporate finance. At one fine day, my boss in my consulting organization moved to renewable industry. He was an engineer, so he moved to renewable industry, and after a month or so, he was building his team. So he just called me out of the blue कि आजा यार मेरे को फाइनेंशियल एनालिस्ट चाहिए. सो ठीक है. आई थिंक उस टाइम पे इट वाज ऑब्वियसली अ बिग मूव, बट एज आई सेड बैक बेंचर, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है. इट्स अ न्यू इंडस्ट्री. इट वाज अ बज़वर्ड. दिस हैपेंड ऑलमोस्ट इन 2009-2010. इट वाज अ बज़वर्ड. क्यों नहीं, चलते हैं, अच्छा देखते हैं. अच्छा पैसा मिल रहा है. पैसे नहीं थे अपेरेंटली, बट हाँ ये था कि घूमने को मिलेगा. ओके. अगेन बैक बेंचर. Yeah, exactly. So that's what happened. I think, but I think it was one of the best decisions of my life. I found my way effectively during that transition. So I'm sure you believe in destiny. Oh yes, definitely, definitely. It happened by chance, no planning at all, but somehow I think it shaped my where I am now. मुझे याद आ गया हरिवंश राय बच्चन की लाइन, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा. बिल्कुल, बहुत. बस फिर वहां का प्लान होता. बिल्कुल. ओके. फाइनेंस से आप सोलर में आए, फिर हाइड्रोजन में आए. अब एक सवाल जो सबके मन में आता है कि इंडिया का फ्यूचर क्या है एनर्जी के उसमें. बिल्कुल, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है. आई थिंक सबसे एक्साइटिंग टाइम है. आई थिंक लोग बोलते हैं कि ऑलमोस्ट 10 साल पहले था वो एक्साइटिंग टाइम. मैं बोलूँगा कि वो आज है, इस समय है. इस समय पहले हम बोलते थे रिन्यूएबल एनर्जी, अरे ये तो फैंसी टर्म है, ठीक है लगा लेते हैं, जस्ट ज्वेलरी की तरीके से आप यूज़ कर रहे हैं रिन्यूएबल इंडस्ट्री. बट राइट नाउ इट इज़ द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी ग्लोबली, एंड स्पेशली इन इंडिया. With almost all the taxes, duties which we pay, still it is one of the cheapest. Now वो question हट जाता है. अब we are directly dealing with the big boys now, right? पहले होता था कि renewable industry एक industry है, उसमें हम compete कर रहे हैं. Now it has been widened into a power industry, right? We are directly heading on competing with thermal, hydro, nuclear, right? And ज़्यादा नहीं बोलूँगा, but we are winning. Right, winning in terms of let's say deployability, right? जो पहला क्वेश्चन था बहुत महंगा है, वो क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड है. इट इज़ द चीपेस्ट फॉर्म नाउ. फिर धीरे धीरे आया कि अरे तो बहुत इनफर्म है, क्लाउड कवर आ जाएगा, विंड स्पीड को तो आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते हैं. नाउ देयर हैव बीन एनफ प्रिडिक्टिव मॉडल्स. There are enough now with energy storage getting let's say cheaper and cheaper day by day. Innovations are happening a lot in this industry. So entire concept, which is basically now called as round the clock renewable energy, firm and dispatchable renewable energy, that is becoming the talk of the town now, which effectively directly competes with head on with thermals of the world, right? Without any emissions, without any carbon emissions. आपको पता भी नहीं चलेगा आप सोलर फील्ड में खड़े हैं, and it is silently producing electricity. So that is the future now, which we are talking about now. नहीं, जैसे कल भी मैंने इस टॉपिक का जिक्र किया था, मुझे पता लगा दिल्ली मेट्रो को 100 करोड़ का फायदा हो रहा है. बिल्कुल. बट फिर इसका ट्रेंड आम लोगों में इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा? अभी भी थर्मल की ट्रेंड ज्यादा है. सोलर एनर्जी की बात की जाए, यूज करते हैं लोग, बट तुलना कम है. तो अगर इतनी सस्ती, जैसे आप लोग कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, या कल भी कई बार जिक्र हुआ कि कहीं कहीं तो आप 1-1.5 रुपए में दे रहे हैं. बिल्कुल. तो फिर इसका प्रचलन, इसका इस्तेमाल ज्यादा क्यों नहीं? क्योंकि लोगों को तो फायदा करना चाहिए. बिल्कुल. आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अभी तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हमेशा ये होता था कि दूर एक सिटी के जस्ट बाहर एक बड़ा सा प्लांट लगा हुआ है, वहाँ पे जनरेशन चल रहा है, जहाँ वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, एंड आपसे ट्रांसमिशन लाइन्स के थ्रू आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आ रही है. राइट नाउ एज वी टॉक अबाउट, राइट, and now I'm trying to merge few industries together, right? There is a beautiful concept called blockchain, right? There is a beautiful concept called energy registry,
राइट नाउ आपके पास एक बंगला है, राइट आपके पास छत है, उस छत पे आप अच्छा सा आप बैठने का एरिया बनाते हैं, राइट आप कैनोपी बनाते हैं, उसके ऊपर नाउ पीपल हैव स्टार्टेड इंस्टॉलिंग सोलर पैनल्स, राइट एंड बिलीव इट और नॉट दे आर एक्चुअली अ नेट जनरेटर. They are consuming electricity within their home, plus they are exporting energy into the grid, right? So actually they are earning money from energy generation rather than spending money. So that is what is happening. Blockchain के through एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को एनर्जी बेच रहा है, उसका कंजम्पशन ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है, वहाँ पे बेच रहे हैं. So that is what is happening and that is transforming the electricity. None of the thermal plants, none of the renewable plants can actually do that. राइट वो सेंट्रलाइज्ड जनरेशन है. रिन्यूएबल इज मेंट टू बी डिसेंट्रलाइज्ड. आप कंज्यूम कीजिए, आप जनरेट कीजिए वहीं एक जगह पे, एंड दैट इज व्हाट इज ट्रांसफॉर्मिंग द इलेक्ट्रिसिटी. एंड फ्रैंकली अब बेसिकली आप पहले इन्वर्टर्स होते थे घर में, बैटरीज होती थी, बड़ी बड़ी वो वीआर वाली बैटरीज होती थी. नाउ लिथियम आयन हैज चेंज दैट कॉन्सेप्ट. नाउ यू कैन एक्चुअली स्टोर दैट. आप दिन में जनरेट कीजिए, रात तक आप उस इलेक्ट्रिसिटी को एंजॉय कीजिए. सो दैट इज व्हाट इज बेसिकली ट्रांसफॉर्मिंग द एंटायर कॉन्सेप्ट of it is very let's say heartening to say अब तक ऐसी regulations भी नहीं थी कि same बंदा can be a consumer as well as a generator. Regulators को वो definitions change करनी पड़ी अपने regulations में. So this industry has actually managed to change the regulations also. But आपकी बात जब मैं सुन रहा हूँ तो मुझे एक बात समझ में आ रही कि ये इंडस्ट्री जो है इवॉल्व होती रही है. Correct. With the time. Correct. तो फिर मेरा जो पहला सवाल था कि फिर फ्यूचर कौन सा है? ग्रीन एनर्जी भी आ गई, हाइड्रोजन भी आ गई, सोलर भी आ गई, राइट. तो किस पे आप लोग भरोसा करें, दाव लगाए, या कौन सा फ्यूचर है? एक्चुअली यहीं पे लोग थोड़ा सा मात खा जाते हैं, और मेरा बिलीफ ये है कि एवरीथिंग नीड्स टू कोएग्जिस्ट. एक्चुअली सोलर या विंड या हाइड्रो, दे आर नॉट कॉम्पीटिंग विद ईच अदर, दे आर ट्राइंग टू सॉल्व अ सेम प्रॉब्लम, सिमिलर प्रॉब्लम. बिजली इफेक्टिवली. थर्मल भी थर्मल जैसे आप इंडिया की बात करते हैं, इंडिया इज कोल रिच, राइट. तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल थर्मल खत्म कर देंगे. दैट इज नॉट हाउ इट मेंट टू बी. अल्टीमेटली सोलर से आप दिन में जनरेट कीजिए, आप कोयला स्टोर कीजिए, कोयले से आप रात में बिजली जनरेट कीजिए जब आपको ज़रूरत हो, या जहाँ पे आपको सोलर नहीं लगा सकते हैं, देर आर लेट्स से नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं या फिर सदर्न स्टेट्स हैं जहाँ पे सोलर उतना नहीं है या विंड है. तो इस तरीके से नाउ पॉइंट इज again coming back to let's say which is my core competence is how to bring all of these things together, and that is what the future is, right? How let's say a solar asset starts talking to wind asset, a wind asset start talking to a storage asset, right? And all of these things put together are talking to a green hydrogen asset, right? And green hydrogen then can be used in manufacturing, can be used for vehicles, right? So ultimately everyone is talking to each other, remotely controlled. जितना चाहिए आप उतना जनरेट कर रहे हैं उस टाइम पे विदाउट एनी कार्बन एमिशंस अगेन, एंड जस्ट एज मॉड्यूलर एज लेट्स से आप एक घर पे आप एक पैनल लगा के आप जनरेट कर सकते हैं. सो दिस इज द फ्यूचर इफेक्टिवली. नाउ हमारे पास प्रॉपर प्रोडक्ट्स हैं. नाउ ये प्रोडक्ट्स को बना के, जैसे आप बोलते हैं कि हमारे पास टायर्स हैं, हमारे पास स्टीयरिंग व्हील्स हैं, नाउ वी हैव टू एक्चुअली पुट देम ऑल टुगेदर टू मेक अ कार, और fully operational car, and that is what I think is the future is all about. आपने कहा कि गोल्डन पीरियड चल रहा है, कुछ लोगों ने कहा 10 साल पहले था. अगर मैं आपसे पूछूं कोई एक मूवमेंट जहां पर आपको लगा यार कि हमने कर ली दुनिया मुट्ठी में, राइट, कौन सा मूवमेंट हो सकता है वो इस रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर? I think there have been multiple ones I would say, but अगर मुझे एक ही कोट करना है तो वो कोट करना है जब एक्चुअली I think it happened not so long ago, maybe 5 years ago, 4 or 5 years ago, when we actually start talking about solutioning in renewables, right? पहले क्या होता था, पहले आपका रिन्यूएबल वाज कि ठीक है यार एक टेंडर आया, आपने कोट किया, आपने 100 मेगावाट का टेंडर है, आपने 100 मेगावाट लगा दिए ग्राउंड पे, एंड देन 25 साल के लिए आप कमा रहे हैं उस प्लांट से. सो दैट वाज ऑल अबाउट. आई थिंक फॉर लॉन्ग इंडस्ट्री ऑपरेटेड लाइक दैट. Suddenly, I think just before COVID, actually slightly before COVID, 2018 or so, we started discussing about how we merge these things together, right? अब economics का क्वेश्चन हमने हटा दिया है, अब जो इनफर्म नेचर है, वेरिएबिलिटी का जो क्वेश्चन आता है हमेशा, उसको कैसे नेगेट करें. So and by the way, that happened first in India, and that was the thing which the West couldn't even think about it.
we started thinking about around the clock renewable power, right, which was a beautiful concept. It was a very wishful thinking, but suddenly Solar Energy Corporation, which is a direct offshoot of Ministry of New and Renewable Energy, we started talking to them, and they bought that idea. They actually thought that, yeah, it's a beautiful idea. Why don't we, let's say, bring out a tender which actually talks about a solution rather than a product. So from a commodity, we started making renewable as a customized product. That was, I would say, and frankly speaking, the first tender when it concluded, I still remember I was at a registrar office, and I was managing the entire tender remotely. And when I got the news that yes, we have won that, that was, I think, was one of the let's say the biggest wow moment for me. अच्छा, आपने बाहर भी काफी काम किया, यूरोप में आपने काफी काम किया, तो अगर मैं इंडिया को कंपेयर करूं रिन्यूएबल एनर्जी के टर्म्स में कि इंडिया कहाँ स्टैंड करता है दुनिया के सामने, और बाहर की कौन सी चीज है जो आपको लगता है कि अगर यहाँ लाए तो एक गेम चेंजिंग मूवमेंट हो सकता है? Right. I think Europe and India had two contrasting analogies. वहाँ पे the most of the effort was कि how to reduce manpower within a power plant, right? उनके solar plants generally proper boundary wall के साथ fully locked होते हैं. They are completely unmanned. इंडिया में वो प्रॉब्लम नहीं है, बट वन थिंग विच एक्चुअली केम फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इज the kind of remote monitoring or the kind of, let's say, artificial intelligence that they started using, that helped us to improve the efficiencies. The problem was not the same, but actually we used that solution or we have started using that solution to improve the efficiencies of the same plant, right? Land, for example, I have also worked in Italy. Italy, there was very stringent regulations. They were very particular about their agriculture, the greenhouse installations and all of those things. India में उतना issue नहीं है. We have enough barren lands also, but actually that concept opened up the possibility of us setting up greenhouse projects. नीचे agriculture चल रहा है, ऊपर आपका solar generate कर रहा है, right? And similar things like floating solar, right? Denmark, where it is actually known for wind, offshore wind. आप sea में जाके wind turbines लगाते हैं. They also started installing solar panels on the water bodies. We borrowed that concept. Almost all the thermal plants now are converting their reservoir into a floating solar reservoirs. So that's what I think, these are the concepts that we have already borrowed and are working on it. Conditions में वहाँ पर कितना इस्तेमाल होता है renewable का? Renewable में, for example, let's say Denmark is at one point of time it was 100% powered through renewables. 100%. In let's say one specific month, or of late, if I talk about yearly average also, they are almost 40 to 50% completely run by renewables, which I think we are far behind that, and that what actually excites me. और अगर बाकी बड़े देशों की बात की जाए, जैसे they are far behind. I think India has taken a leap ahead. Okay. Except the Nordic countries, where they had abundant of wind resources. They have utilized it pretty well. But as we speak right now, even in terms of installation, in any case, we are number 3, number 4, consistently hovering around that level. Even in integration point of view, we are well ahead of few of the developing countries also. हर इंडस्ट्री में अपने अपने प्रॉफिट भी, जैसे आपने कहा कि आपको उम्मीद दिख रही थी, बट आई एम श्योर लो मूवमेंट्स भी होंगे. जी बिल्कुल. कभी ऐसा लगा कि यार कहाँ फंस गए, या गलती हो गई, स्विच करके नहीं करना चाहिए था, ये कहाँ जा रहा है फ्यूचर, इनका भी पता नहीं, हमारा भी पता नहीं? Yeah, I think we ups and downs, it was very cyclical. So again, whatever said and done, we are in a regulated business. Energy is a highly regulated business, and जो normal tussle चलता है between center and state, right? It is a concurrent subject, so there is a constant struggle. Who controls what? And obviously, I'll not name the state or specific instance, but there have been numerous instances where central push has been negated by a state, let's say, pull. Political drama. Political drama, right? There were moments when we were not paid for almost close to 2 years. Right? Our plant is generating, it is injecting power into the grid. They are enjoying our free electricity, but we are not being paid.
right? Most of the developers at that point were on the verge of bankruptcy at that point. But thankfully, sense prevailed. We have enough judicial system in the country. So that helped, that intervened, and frankly, that helped. And whatever said and done, I think globally also, then they saw the potential in India, and money started flowing into India. So that really helped to overcome us, because at once we are generating but not getting money. Then lenders obviously they are bound by their financial commitments. Then that's when I think the foreign money incidentally helped us in that. इंडिया में सबसे ज्यादा किस स्टेट में हम यूज कर रहे हैं रिन्यूएबल? So India में और now सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ पर है जहाँ यूज नहीं? that's a very right very good, I think, corollary. So I think top states may I'll not name that, let's say the topmost, because that keeps shifting. But Gujarat obviously was the front runner. Rajasthan again because of the geography and the push, they have consistently been running. But if you ask me, I personally have liked the most one state, which is Karnataka. They have really thought through the entire plan. Jab the entire industry was going ahead with 300 megawatt or let's say thousands of acres of solar, they put a break. They specifically told us that yes, okay, I'll not let's say allow anything beyond 20 megawatts at a particular location. I need taluka based generation. At that point of time, I was obviously irritated. 20 megawatts economics nahi aayega, tariff kaise baithega, all of those stuff, land महंगा है. But see, on the hindsight, I think as we speak right now, the integration, RE integration is the highest in Karnataka. And why? Because again, it's a distributed generation. They have hydro power to manage the entire variability, and solar, say the entire talukas, the entire state is benefiting from those solar installations. So that is where, let's say, clever planning comes into play. Now, if I come to, let's say, ज़रूरत कहाँ पे है और जहाँ पे वो जो लोग कर नहीं पा रहे हैं, recently I have been to one of the Northeast conferences, right? They were really struggling, right? Unfortunately, because of the terrain, geography, only hydro is possible. Solar is not, let's say, इतना बड़ा land भी नहीं है. Because of the difficult terrain, installing wind turbines also is not possible, and they also don't enjoy a steady flow of wind speeds. They are really struggling for some right solutions to solve their decarbonization issues. So that's what, frankly, that actually pushed me to think about right solutions for those kind of geographies, those kind of states. हमारे यूपी बिहार क्या हाल है? यूपी बिहार लेट जगे हैं, बट थैंकफुली जग गए हैं. काफी लेट जगे हैं, बट सबसे बड़ी आबादी यहीं पर बिल्कुल. और यहाँ पर चेंज होने का मतलब ही होगा कि शायद इंडिया उस रैंकिंग में बेहतर होगा. बिल्कुल, वेरी राइटली पुट. आई थिंक दीज आर द स्टेट्स विच नीड टू ड्राइव इट, बट अनफॉर्चुनेटली दे हैव नॉट बीन एबल टू ड्राइव इट. उसके काफी रीजंस हैं. आई थिंक थोड़ा बैरन लैंड भी कम है. मोस्ट ऑफ द लैंड इज एग्रीकल्चर. सो we as a developer also don't want to, let's say, spoil, I would say, the agreeable land. But whatever said, I think there are enough solutions possible. जैसे मैंने अभी बोला, इटली का example दिया, they are doing agriculture and they are generating through a rooftop solar, right, greenhouse projects. So innovative हो सकते हैं वहाँ पे. But of late, I think they have realized this, that they have been lagging behind. So अभी वहाँ पे इंस्टॉलेशन तो उतना चालू नहीं हुआ है, बट एटलीस्ट दे हैव स्टार्टेड प्रोक्योरिंग रिन्यूएबल पावर फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम राजस्थान. दे हैव बीन कॉन्ट्रैक्टिंग विद राजस्थान और लेट्स से विंड थ्रू कर्नाटका और आंध्रा. दे हैव स्टार्टेड डूइंग दैट. नाउ होपफुली आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड दे वुड बी ड्राइविंग सम ऑफ दीज थिंग्स. दे शुड बी ड्राइविंग दिस द एंटायर ट्रांजिशन. ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्या क्या चैलेंजेस हैं और कब तक अभी मान सकते हैं कि इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो मेजर सोर्स हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का? So I think challenges आज की डेट में we have two of the biggest challenges. One is availability of land, right land, I would say, and the second challenge is because ultimately generation plants आपके एक जगह पे हैं,
which effectively, if you talk about Rajasthan, it is the fag end of India. Consumption is slightly away from Rajasthan. So there is a concept where जितना variability जितना कोने में होगा उतना ज़्यादा oscillation होगा उतना ज़्यादा आपको grid planning करना पड़ेगा. So transmission system is becoming a big constraint now, which as of now is creating a big problem. It has stalled many of the renewable projects. I think that has to be solved. Finance, my personal belief is that's no longer an issue right now. Maybe a few, let's say an issue for future, but as of now, we have enough money flowing into the country. Only thing is, yes, let's say we should have enough land and transmission system to evacuate that power. I think these are the only two challenges. Other than that, balance as a developer, as a solution provider, I think we should be able to solve it. Thank you so much, Rahul ji. Right. Thank you so much.